हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क। डेवऑप्स की मैंने सारी सीरीज़ कंप्लीट कर दी है, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। न्यूरल नेटवर्क की ना मैंने यूनिट 3 और यूनिट 4 पहले अपलोड कर दी थी, ठीक है। तो हम यूनिट 1 और यूनिट 2 रह गई हैं, जो यूनिट 1 में आज कवर करवा दूंगी पूरा, उसमें सारा यही कंटेंट है। और यूनिट 2 आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी। तो न्यूरल नेटवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिकमेंडर सिस्टम, और फिर लास्ट में हम सॉरी जावा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि 11 तारीख से पहले पहले सारी चीज़ें अपलोड हो जाएं, क्योंकि जावा का सिलेबस काफ़ी वास्ट था। और ये सारा आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यूरल नेटवर्क से। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। 3rd और 4th यूनिट सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, तो चेक कर लेना। तो आज हमारा होएगा सबसे पहले बायोलॉजिकल न्यूरॉन, हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, और बायोलॉजिकल न्यूरॉन से आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है। मतलब उससे कैसे इवेल्युएशन हुआ है उसका, वो सब देखेंगे। एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो भी सारे हम देखेंगे विद ग्राफ्स। और यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का हम जो आर्किटेक्चर होता है वो देखेंगे। और कुछ ही टॉपिक्स हैं, 4 छोटे छोटे, जो इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या होता है, फीड बैकवर्ड नेटवर्क क्या होता है, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। सारा कंटेंट यही रहेगा। इसके बाद ये सारा चीज़ करने के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। और एक चीज़ और एडवाइस करूँगी कि साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलो। नोट्स का मतलब जो चीज़ें बोल रही हूँ एटलीस्ट उनको ही सिंपल इंग्लिश में लिख लो एक जगह पे। जो चीज़ें बोर्ड पे लिखती हूँ उसको भी आप मतलब एक जगह लिख लो। बाकी ये सिर्फ एडवाइस थी, मानना या मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि ना हम देखेंगे एएनएन और बीएनएन में डिफरेंस क्या होता है। एएनएन और बीएनएन की फुल फॉर्म बता देती हूँ, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है, वाइवा वगैरह में पूछ ली जाती है सारी। बीएनएन का मतलब होता है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और एएनएन का मतलब होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एएनएन ए इसमें आर्टिफिशियल के लिए स्टैंड करेगा और बी इसमें बायोलॉजिकल के लिए स्टैंड करेगा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब है कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क मतलब जो ह्यूमन बॉडी में रियल में एग्जिस्ट करते हैं न्यूरॉन्स, उसी को रेप्लिकेट करते हुए एएनएन होते हैं हमारे, विच आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अभी मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनाए हैं। अगर आपको डिफरेंस आ जाता है, प्रेफर करो डायग्राम बनाओ, ठीक है। वो नहीं कि ज़्यादा सुंदर सुंदर बनाना, बट बेसिक से आपको चीज़ें बतानी है। मैंने अभी इसमें लेबलिंग नहीं करी है, जैसे जैसे समझाती जाऊंगी वैसे वैसे लेबलिंग करती जाऊंगी, और आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई भी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पास होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने 10th में पढ़ी हुई हैं, नहीं याद है तो ध्यान से सुन लो, अभी बता रही हूँ। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी ह्यूमन बॉडी में पास होएगी वो एक न्यूरॉन के थ्रू पास होएगी। न्यूरॉन एक बायोलॉजिकल सेल होता है, ठीक है, नर्व सेल होता है जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। ऐसे काफ़ी सारे न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब इससे पहले भी एक और न्यूरॉन होगा इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये इसका एंड पार्ट होएगा और फिर आगे बॉडी होएगी इसकी। अब देखो इसमें होता क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, ठीक है। इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सारा जितना भी कलेक्शन का पार्ट होएगा ना, न्यूरॉन्स मतलब जितना भी स्टोर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारा काम करेगा आपका डेंड्राइट्स। फिर अल्टीमेटली हमारे पास इस चीज़ को बोला जाता है, मतलब जो ये पार्ट दिख रहा है ना सर्कल के साइड वाला जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है सोमा। या फिर आपको अगर सोमा वर्ड याद नहीं रहता तो आप इसकी जगह सेल बॉडी भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो सेंटर पार्ट होता है ये होता है न्यूक्लियस, विच इज द ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे पास ब्रेन होता है, ऐसे हर सेल्स के पास, किसी भी टाइप के सेल्स के पास यहाँ पे एक सर्कल में न्यूरॉन वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस आपका होता है ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। अब इस न्यूक्लियस के बाद हमारे पास ये चीज़ आती है, एक इलोंगेटेड ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर आता है जिसको बोला जाता है एक्सॉन। एक्सॉन एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है जो कि हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको पास करता है। और लास्ट में ये जो मैंने यहाँ पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है इसको बोला जाता है नर्व एंडिंग,
ठीक है, यहाँ पे मतलब आपका न्यूरॉन जो है वो एंड हो जाएगा, नर्व एंडिंग। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कि दो न्यूरॉन्स के बीच में ना कुछ गैप होता है जिसको बोला जाता है सिनेप्टिक गैप। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो जंप कर जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के उसमें ट्रैवल करेगा फॉर्म में, और जो ये पोर्शन होएगा ना, इतना गैप होएगा, इसको बोला जाता है सिनेप्टिक गैप। ये हर न्यूरॉन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर जैसे यहाँ पे दो न्यूरॉन्स हैं, ये मैंने एंडिंग बनाई हुई है एक पहले न्यूरॉन की, मतलब टोटली यहाँ पे 1 2 और 3 न्यूरॉन हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ गैप होएगा जिसको सिनेप्टिक गैप बोला जाता है, हर न्यूरॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये सारा आपका न्यूरल नेटवर्क, वो सॉरी बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में था, ये आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, पॉइंट्स में। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये इसी स्ट्रक्चर को जो हमने लिया है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को, इसी को रेप्लिकेट करते हुए हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो कि इंफॉर्मेशन पास करेगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। मतलब इसके बाद आपके आगे काफ़ी सारा स्ट्रक्चर होएगा जिसको अल्टीमेटली हम नेटवर्क बोल देते हैं। न्यूरॉन्स के बहुत सारे मल्टीपल न्यूरॉन्स हो जाएंगे जब आर्टिफिशियल, तो उनके नेटवर्क को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोल दिया जाता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन का आपका स्ट्रक्चर है। अब इसमें बताते चीज़ें होती क्या हैं। देखो, सबसे पहले क्या होएगा, हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, जो ये मैंने बॉल्स बना रखे हैं, ये सर्कल्स बना रखे हैं, इसको आप x से रिप्रेजेंट करोगे विच इज योर इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ इनपुट्स लिए हैं, इसको इनपुट बोला जाता है। और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हर मतलब इनपुट के साइड में ना एक वेट होता है। वेट हम बाद में देखेंगे कि उसका रोल क्या होता है। यहाँ पे वेट्स होते हैं जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे x1 लिखा है तो मैं यहाँ पे W1 लिखूंगी, यहाँ पे मैंने xi लिखा है तो मैं WI लिखूंगी। ठीक है, फिर मैंने डैश की फॉर्म में शो की, यहाँ पे मैंने xn लिखा है लास्ट में, यहाँ पे मैंने xn लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी WN। ओके, अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमें एक और लेयर दिख रही है, इस लेयर को बोला जाता है हिडन लेयर। हिडन लेयर आपकी एक या ज़्यादा हो सकती है, मल्टीपल हिडन लेयर्स आपकी ANN में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं हिडन लेयर। हिडन लेयर के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब ये जो आपकी ये सर्कल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो F है हमारा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्टिवेशन फंक्शन को। जो एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा, वो आपका नॉन लिनियरिटी को वो करता है, मतलब इंट्रोड्यूस करता है मॉडल में। नॉन लिनियरिटी का मतलब है कि ना, अगर आपके पास कोई डेटा है तो जो रियल लाइफ डेटा होएगा ना, वो कभी भी एक लाइन से सेपरेबल नहीं होगा। ठीक है, जो रियल लाइफ डेटा होता है वो हमेशा नॉन लीनियर डेटा होता है हमारे पास। तो वो इसके लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन आपका ये बताता है कि किस टाइम पे कौन सा न्यूरॉन एक्टिव है। ठीक है, अगर वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। एक्टिवेशन फंक्शन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। हम अपने अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें किस टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज़ करना अपने मॉडल में, उस हिसाब से हम पुट कर देते हैं। अब ये बात तो हो गई सारी इसके बारे में। लास्ट जो आते हैं, ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, जो ये सर्कल्स बना रखे हैं, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। मतलब जैसे अगर मैंने इनिशियली इनपुट लिया था x1, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे आउटपुट मिलेगा y1। फिर मैंने लिया है xi, तो मेरे को उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे मिलेगा yi। ठीक है, फिर यहाँ पे डैशेस, और यहाँ पे मैंने xn लिखा था तो मेरे को लास्ट में yn इनपुट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। समझ आ गई बात। ये सारा बेसिक डिफरेंस था कि हम अगर रिप्रेजेंट करना होता है, आप डायग्राम के साथ एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है, ये आपका फास्ट नहीं काम करेगा, मतलब इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये आपका फास्टर काम करेगा BNN के कंपैरेटिवली, और ये ज़्यादा आपका मतलब एफिशिएंटली काम करेगा। आउटपुट्स हमें मिल जाते हैं कई बार। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे बैकवर्ड प्रोपोगेशन का, जो मैंने अभी लिख रखा था, वो लास्ट टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का। इसमें सिर्फ इतना ही था बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, यही दोनों चीज़ें थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम बढ़ते हैं कि एवोल्यूशन क्या हुआ था।
ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ना न्यूरल नेटवर्क का एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे कि न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली लाइक उसमें हुआ क्या था, एवोल्यूशन हुआ कैसे कैसे कैसे, उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आए, इनिशियल फेज़ कैसा था, मिडिल फेज़ कैसा था, और लास्ट में एंड में हम वो देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखो, सबसे पहले जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रेफर करो कि स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपने हाथ से। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है 1940s और 1950s में जो न्यूरल नेटवर्क्स था ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका कॉन्सेप्ट दो लोगों ने सोचा था, लाइक वॉरेन मैकलॉच और वॉल्टर पिट्स। अब इसके बारे में ना, इनको कंट्रीब्यूट देने के लिए हम इसका मॉडल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। सारे मॉडल्स, 3 मॉडल्स आएंगे आपके, एक मैकलॉच पिट्स, हेब्स मॉडल और एक आपको परसेप्ट्रॉन मॉडल, ये तीनों मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1940s और 1950s में दो लोगों ने, इन्होंने अपने सरनेम्स में ही एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ना कॉन्सेप्ट ये था कि आप 2 इनपुट्स का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैकलॉच और पिट्स मॉडल, एक हम मॉडल पढ़ेंगे उसमें। इन दोनों ने ये 1940 से 1950s के बीच में एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आया कि ना डोनाल्ड हेब एक आए, उसमें 1949 में इन्होंने अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने क्या किया, जो न्यूरल नेटवर्क्स थे उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया, मतलब कुछ इक्वेशंस का यूज़ किया। वो भी हम चीज़ें देखेंगे कि उसमें होता क्या। उसमें ना वेट्स जो मैंने अभी बताए थे उनको अपडेट करने की चीज़ें इंट्रोड्यूस करी इन्होंने। तो फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आया परसेप्ट्रॉन मॉडल, विच वॉज फ्रॉम फ्रैंक रोसेनबेल्ट। आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 1950s और 1960s के बीच में आया था ये मॉडल। और उसके बाद हमारे पास आया फिर AI विंटर्स। AI विंटर्स का मतलब होता है कि काम ठंडा पड़ जाना। मतलब जो न्यूरल नेटवर्क्स की इतने थ्योरीज दी, कॉन्सेप्ट्स दिए, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, मतलब लोग कहने लगे कि क्या करना है, उस पर ज़्यादा कोई थ्योरीज वगैरह आई नहीं उस डेकेड में, 1970s to 1980s में। और गाइस सॉरी कि ये बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लो। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बैक प्रोपगेशन और मल्टीलेयर का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ आपका 1980s में। 1980s में ये बताया कि ना हम मॉडल के जो वेट्स होते हैं उनको अपडेट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वापस से डोनाल्ड हेब की जो थ्योरी थी उसको वापस से उठाया गया, खोला गया, चीज़ों को समझा गया। फिर बैक प्रोपगेशन और मल्टीलेयर कॉन्सेप्ट्स आपके इंट्रोड्यूस हुए। और लास्ट 2000 और 2010 के बीच में एक नई थ्योरी आई हिडन लेयर्स की, जो मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, वो एकदम लेटेस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। तो हिडन लेयर्स का कॉन्सेप्ट आया, उसमें बैक प्रोपगेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एवोल्यूशन। इसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। एक्टिवेशन फंक्शन अभी हमें स्टार्ट करना था, लेकिन उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ आपको। देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं उन दोनों के बीच में अगर 2 न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है उसको सिनेप्टिक गैप बोला जाता है। ठीक है, जो हमने ANNN में वो देखे थे ना, वेट्स देखे थे, वो आपके सिनेप्टिक गैप्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो आपका वेट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट किस तरह से चाहिए। वो हम बैक प्रोपगेशन में चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास थ्रेशोल्ड का। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड ना एक काइंड ऑफ हम चीज़ पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू आपकी लाई करती है 0 to 1 के बीच में। अभी डिपेंड करता है आपका कि जो हमारा चीज़ है, हम एक चीज़ लेते हैं, इस ऐसे हम इक्वेशन में शो करते हैं। ठीक है, जो कि V आपका है ना, ये आपका आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका जो V है, जो आउटपुट है, अगर वो ग्रेटर देन है एक्सपेक्टेड से, ठीक है, या फिर इक्वल है एक्सपेक्टेड से, इक्वल या फिर ग्रेटर आ जाता है अगर वो, या मैं इसमें लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर जो V है वो हमारा एक्सपेक्टेड से ग्रेटर आ जाता है, ठीक है, तो हम 1 वैल्यू दे देते हैं। अगर वो स्मॉलर रहता है तो आप 0 रख देते हो उसकी वैल्यू। ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू यूज़ होती है कई जगह पे,
ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मुझे बताने थे, यही चीज़ बतानी थी कि ना, एक तो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट बताना था आपको कि अगर हमारा जो आउटपुट होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होएगा एक्सपेक्टेड के या थ्रेशोल्ड के, तो वो 1 हो जाएगी थ्रेशोल्ड की वैल्यू वहाँ पे, और अगर लेस देन रहेगा एक्सपेक्टेड से तो वहाँ पे 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, यही 2 चीज़ बतानी थी। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि वेट्स हमारा सिनेप्टिक गैप्स की तरह एक्ट करता है। सिनेप्टिक गैप्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या चीज़ होती है। ओके। और हाँ, जब नेगेटिव वेट्स होते हैं ना तो हमारे इनहिबिटरी कनेक्शंस होते हैं। अगर मतलब यहाँ पे नेगेटिव वेट होएगा मेरे पास तो मैं यहाँ पे इनहिबिटरी कनेक्शंस को कंसिडर करूंगी। ठीक है, और वहीं अगर हमारे पास पॉजिटिव कनेक्शन होएगा तो आप उसको एक्सिबिटरी कनेक्शन बोलोगे, वहां पे वो कनेक्शंस एग्जिस्ट करेंगे आपके एक्सिबिटरी, राइट। तो ये 2 चीजें होती हैं, ये बेसिक थी, कई बार पूछ ली जाएंगी वाइवा वगैरह में, ये सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। अब हम स्टार्ट करें एक्टिवेशन फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शंस से। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं, ये तो सबसे पहले देखो नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। जितना भी आपका रियल लाइफ डेटा होता है ना, जितनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं या आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, सारा नॉन लीनियर डेटा होएगा। ये नॉन लीनियरिटी को ही इंट्रोड्यूस करता है आपका। और एक्टिवेशन फंक्शन आपका तभी लगेगा जब आपकी हिडन लेयर्स होंगी। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने 2 टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस पहले बताए हैं, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहले मैंने बताया सिग्मॉइड फंक्शन। अब सिग्मॉइड फंक्शन जैसे कि देख सकते हो, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, जिसमें ये ना कोई भी वैल्यू लेगा आपकी और उसको अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म कर देगा फ्रॉम 0 to 1। मतलब कोई भी मैं वैल्यू पास करूंगी वो 0 to 1 के बीच में पास हो जाएगी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे। 0 to 1 के बीच में वैल्यूज पास होंगी इसकी, जो कि प्रोबेबिलिटी रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास tan h फंक्शन। अब tan h फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो tan h फंक्शन का ग्राफ कुछ इसी टाइप का बनता है। और इन दोनों फंक्शंस को ना कॉन्टिन्यूस फंक्शंस भी बोला जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस बता दो, तो कॉन्टिन्यूस क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है आपका। ठीक है, एक मतलब वेव टाइप है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं tan h फंक्शन, जहाँ पे h है ना, ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोल दिया जाता है। कई बार पेपर्स में पूछ लेंगे या वाइवा वगैरह में किसी चीज़ में पूछ लिया जाएगा आपसे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना नेगेटिव हमारी रेंज जा रही है, और इसका ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पूरा लिख सकते हो। और जो इसकी रेंज होगी वो -1 to 1 होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, या मैं ढंग से लिख देती हूँ, -1 to 1 पॉजिटिव 1 इसकी रेंज होने वाली। कोई भी नंबर लेगा ये आपका -1 to 1 में उसको कन्वर्ट करके हमें लास्ट में दे देगा। ठीक है, तो ये 2 फंक्शंस थे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे फंक्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। और ओके गाइज, नेक्स्ट चीज़ हम जो देख रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शंस देख रहे हैं, तो मैं 4 फंक्शंस एक साथ बना रही है। सॉरी, देखो सबसे पहले आता है हमारे पास सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन का क्या मतलब होता है, ये आपकी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ना एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर रखी है, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर रखी है, ब्रेक्ड है ना। तो अब इसमें ये वाली जो लाइन होती है ना, या तो आपको सिग्मा फंक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों मिलेंगी, इसलिए इसको सिग्मा फंक्शन बोला जाता है। इसका एज कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसमें, दोनों आपको ये लिख के आ सकते हो कि सिग्मा फंक्शंस का आप ग्राफ बनाया होगा सबसे पहले, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। आपको लिखना है कि ना इसमें आपको दोनों वैल्यूज मिलेंगी, मतलब +1 भी और -1 भी। ठीक है, इसी का एक वर्जन आता है दूसरा, स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन का भी एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। और इसमें आपको जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी ना वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज इसमें नहीं मिलेंगी। इन दोनों फंक्शंस में सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, हम जो मतलब उसमें पढ़ते थे 10th क्लास में हमने पढ़ी होगी ये इक्वेशन, y = mc + x, है ना। y = mc + x, यही चीज़ इसमें एप्लीकेबल होती है। मतलब आपको इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी मिल जाएंगी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी मिल जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ होती है कि जब
लीनियर होती है ना चीज़, तो आपको ना ये पॉइंट सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है, मतलब ये पॉइंट मेरे को 0 0 मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट 1 है, इस पॉइंट को मैं 1 ले रही हूँ, तो ये वाला पॉइंट मेरा 1 1 हो जाएगा। मतलब इसमें अल्टीमेटली मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ की दोनों की सेम रहेगी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आपका लीनियर फंक्शन में आएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास रेल्यू फंक्शन। रेल्यू फंक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला होता है मैक्स 0, x, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज होती है ना वो 0 to 1 के बीच में लाई करेंगी आपकी, नहीं सॉरी 0 के बीच में, और x आपका रेंज होती है इसकी, ये रेंज है यहाँ पे। देखो जितनी भी अगर नेगेटिव वैल्यूज कोई भी पास हो रही है ना वो सारी 0 में चेंज हो जाएंगी, मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज अगर आप कोई भी पास कर रहे हो वो सारी 0 में चेंज हो जाएंगी, 0 0 में ही रहेगा, ठीक है, 0 0 में ही रहेगा। और कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर आता है वो इस टाइप से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इसको रेल्यू फंक्शन बोला जाता है। ये सारे 4 टाइप्स के, फर्दर हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए पूरे, 2 पहले टैनेट सिग्मॉइड, और इसके बाद यहाँ पे सिग्मा स्टेप, फिर यहाँ पे लीनियर फंक्शन हमने देखा क्या होते हैं लीनियर फंक्शन, उसके बाद हमने रेल्यू देखा, थोड़े से फंक्शंस और हैं, और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस, तो ये लास्ट पोर्शन है इसका एक्टिवेशन फंक्शन का। टोटल हमने अभी तक 6 पढ़ लिए, 6 के बाद 4 और हो गए, मतलब टोटल 10 फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। तो देखो अब इसमें होता क्या है, हमारे पास लीकी रेल्यू आता है, जो अभी हमने रेल्यू फंक्शन पढ़ा ना कि रेल्यू फंक्शन होएगा, उसमें मतलब एक पॉजिटिव वैल्यूज जाएंगे और नेगेटिव वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर रहा था। इसमें ये लीकी वैल्यू आपका नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा, लेकिन हाई नेगेटिव वैल्यूज को, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको एक छोटे नेगेटिव इंटीजर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं, और ये लीकी वैल्यू मतलब आप इस तरह से शो कर दोगे इसको कि छोटे इंटीजर्स में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोकेस्टिक फंक्शन। स्टोकेस्टिक फंक्शन अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ना मैं 3 4 लाइनें बना रखी हैं एक के ऊपर एक, ये आपका रैंडम फंक्शन के नाम से भी आ सकता है, इसको आप रैंडम फंक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें रैंडम हमने कुछ वैल्यूज ले रखी हैं, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना काफ़ी सारी मल्टीपल इनपुट्स की वजह से हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स आते हैं, ये यही चीज़ बोलता है, और इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। और हाँ, लीकी वैल्यू का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन कर रखा है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास रैंप फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये दोनों क्या होते हैं, रैंप फंक्शन हमारे पास ना इसको यूनिट फंक्शन के नाम से भी आ सकता है, फॉर्मूला इसका सेम है एज रेल्यू फंक्शन, ओके। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह इसका ग्राफ होता है, इसको यूनिट फंक्शन भी बोला जाता है, आप ग्राफ के साथ और फॉर्मूला के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सेम सेम होना, ठीक है। तो जो इनपुट जाएगा, जो वैल्यू ऑफ एक्स होएगी वो ही आपको आउटपुट मिल जाएगा, मतलब सेम चीज़ रहेगी। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास 1 है, मैं इनपुट 1 दे रही हूँ तो मेरे पास आउटपुट भी 1 आ जाएगा, मैं इनपुट 10 दे रही हूँ मेरे पास आउटपुट भी 10 आ जाएगा, मतलब इसमें अल्टीमेटली सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे ये होएगा, एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं वीडियो के। ओके, लास्ट पार्ट है वीडियो का, इसमें हम अभी मतलब टाइप्स भी बताऊंगी। पहले हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि अगर हम एनएन पढ़ रहे हैं तो हमें उसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं एनएन को। एनएन से आप सबसे पहले जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है वो आप कर सकते हो, कि मतलब आपकी आवाज़ से ही रिकॉग्नाइज करके मतलब कंप्यूटर ने या फिर किसी भी मशीन ने चीज़ों को पहचान लिया, ठीक है। एक तो वो स्पीच रिकॉग्निशन में आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास एप्लीकेशन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको एनएलपी भी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। यही दो मेजर एप्लीकेशंस होते हैं इसके, और बाकी आप इसे इमेज रिकॉग्निशन, आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो और वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और एक चीज़ और बताती हूँ कि ना देखो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या फॉलो होती है इसमें। देखो नेटवर्क टोपोलॉजी में ना हमारे पास ये होता है कि जो एनएन होता है उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ना वो अनसुपरवाइज्ड होती हैं। अनसुपरवाइज्ड क्या होती है लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है कि ना आपकी पैटर्न्स पे वो चीज़ काम कर रही है सबसे पहले, ठीक है। पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करा जाता है और एक फैशन देखा जाता है, उसको पैटर्न्स को ही एनालाइज करके ये देखा जाता है कि क्या टाइप ऑफ हमारा एक पैटर्न मतलब फॉलो हो रहा है, उसको ही रिकॉग्नाइज करते हुए अनलेबल डेटा को प्रोसेस किया जाता है, राइट। और उसी के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे पैटर्न्स के ऊपर
उसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं सुपरवाइज डेटा का भी उसमें एनएन में, राइट। अब सुपरवाइज डेटा से क्या फ़ायदा होता है हमें, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ना ये आपको सब प्रोवाइड करेगा एक तो फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क, और जो हम अभी आगे पढ़ लेंगे एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और फीड बैकवर्ड नेटवर्क, वो सारा आपका सुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड होएगा, क्योंकि आप अनसुपरवाइज पे बैकवर्ड कर ही नहीं सकते हो या फीड फॉरवर्डिंग कर ही नहीं सकते हो, वो सारा आप सुपरवाइज चीज़ पे करोगे, अनसुपरवाइज चीज़ पे वो नहीं होगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें देखते हैं कि सिंगल लेयर मॉडल क्या होता है, मल्टी लेयर किसको बोला जाता है, और मतलब उसमें फीड फॉरवर्डिंग और बैकवर्ड क्या होता है, सारी चीज़ वो देखते हैं। अब जो चीज़ें बता रही हूँ, 2 टॉपिक्स बता रही हूँ, एक तो सिंगल लेयर के बारे में, एक मल्टी लेयर के बारे में। जो चीज़ें बता रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना है इन चीज़ों को। देखो, जो सिंगल लेयर नेटवर्क होता है ना आपका, सिंगल लेयर से बोला जाता है इनपुट और आउटपुट को। आप इनपुट दे रहे हो, आपको रिस्पेक्टिव में प्रोसेस होकर आउटपुट मिल रहा है, उसको सिंगल लेयर बोला जाएगा। उसमें सिर्फ सिंगल लेयर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ना इसमें कोई एक्टिवेशन वो नहीं आएगा, कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं आएगा, कोई हिडन लेयर नहीं आएगी, कोई रिस्पेक्टिव में वेट्स नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको सिंगल लेयर नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव में मेरे को आउटपुट मिल रहा है, इसको हम यहाँ तो इनपुट लेयर हो गई, और इसके रिस्पेक्ट में मेरे को आउटपुट मिल गया, इसी को मैं सिंगल लेयर नेटवर्क बोल लूँगी, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास सिंगल लेयर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। जो मैंने इनिशियली एक डायग्राम बनाया था उसी को मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। उसी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी ना, तो मल्टी लेयर में आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करके आनी है सारी चीज़, ठीक है। देखो, सबसे पहले दोबारा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे मैं 5 इनपुट ले लूँ, ठीक है। 5 इनपुट के रिस्पेक्ट में मैंने लिए हैं 5 वेट्स। आगे बात समझ में। अब इसकी क्रिस क्रॉस में आप बना दो ऐसे स्ट्राइप से, ऐसे कुछ हिडन लेयर्स। अब हिडन लेयर्स मैंने पहले भी बताई थी और दोबारा बता रही हूँ कि हिडन लेयर्स ना आपकी एक से ज़्यादा एग्जिस्ट हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही हिडन लेयर होगी। मैं चाहूँ यहाँ पे 10 बना दूँ, चाहे 2 बना दूँ, कितनी भी बना सकते हैं। वो मेरी नीड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट वो करेगा कि भाई मेरे को ज़रूरत कितनी है, मेरे को कितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क चाहिए, वो सारा उस पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ना हम जितना भी ये हिडन लेयर्स हैं ये अल्टीमेटली अटैच होंगी आपकी सारा एक्टिवेशन फंक्शन से। एक्टिवेशन फंक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो हमें एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए होगा वो हम अप्लाई कर देंगे इस पर, ठीक है। अब एक्टिवेशन फंक्शंस में सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद कि किस पॉइंट पे कौन सा आपका न्यूरॉन एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्टिव में आउटपुट मिल जाएगा। अब आउटपुट आपका या तो नंबर इक्वल हो सकता है इसके इनपुट के, या कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आउटपुट लेयर आ जाएगी। ये मेरी हिडन लेयर थी जितनी भी थी, ठीक है। और यहाँ पे मेरी आउटपुट लेयर, ये वेट्स थे मेरे। अब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था कि जो आपके वेट्स होते हैं ना वो आपके सारे सिनैप्स की तरह ऐड करते हैं, मतलब सिनैप्स की तरह एक्ट करेंगे कि सिनैप्टिक गैप्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं वो सारे। अब देखो, जब तक आपकी जो वो है चीज़ हमें ढंग से मिल रही है, ठीक है। कई मॉडल्स ऐसे होते हैं, जैसे परसेप्ट्रॉन मॉडल जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें आप ना बैक प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, फिर सिर्फ फॉरवर्ड ही चलेगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि सिर्फ आगे आगे चल रहा है आपका मॉडल। आप वापस से अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है कि आपका नहीं, आपको न्यूरॉन्स कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, या एक्टिवेशन फंक्शन आपको चेंज करना है, या वेट्स में कुछ चेंज करना है, आप नहीं कर सकते हो वो, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है फीड फॉरवर्ड, कि आप सिर्फ आगे आगे चल रहे हो, आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अब हमारे पास जब चीज़ें आई, जब हम कई सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, जैसे हेब्स मॉडल हो गया, या हेब्स मॉडल में जनरली हम पढ़ेंगे बैक प्रोपोगेशन को। बैक प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो हमारे वेट्स हैं ना, मैं इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ अगर मुझे डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा। डिज़ायर्ड आउटपुट मतलब मेरी नीड के अकॉर्डिंग, मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगी, इन वेट्स को मैं चेंज कर दूँगी। वेट्स को मैं कम कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे हेब्स मॉडल में। हेब्स मॉडल में पूरा एक आपका फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है कि आप कैसे चेंज करते हो उसको,
ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी बस इतनी बात समझ लो कि आप ना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वेट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपका आउटपुट ज़्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड से, आप वेट्स को नेगेटिव में कर दो, कम कर दो उनको। और अगर आपको लग रहा है कि ना कम आ रहा है आपका आउटपुट, तो पीछे बैक प्रोपोगेट करके हम वेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो हमें डिजायर्ड मिल जाए। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन का यही मतलब होता है कि आप आउटपुट लेयर से वापस आके वेट्स को अपडेट कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि हिडन लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो एंड ऑल। इन्हीं सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी आई गेस ये कंप्लीटेड है। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, सारी चीज़ें अप टू डेट, सारा मतलब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पूरी कर दी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई एक आधा टॉपिक रह गया है, यू गाइज कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करूँगी, और आई विल बी मेकिंग सेपरेटेड वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 1 आपकी कंप्लीटेड है। यूनिट 3 और यूनिट 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। यूनिट 2 में सारे मॉडल्स हैं आपके, जो मैंने एवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ाए थे कि परसेप्ट्रॉन मॉडल हम देखेंगे, परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, मैगलॉज एंड हेब्स मॉडल क्या होता है, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।